हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो टारगेट 360 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेज के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने इंटरफेज को कंप्लीट कर लिया था और लास्ट सेशन में मैंने आपको एम फेज की कुछ बेसिक डिटेल्स बताई थी कि एम फेज यानी कि जो सेल की एक्चुअल डिवाइडिंग फेज है वो सेल दो पार्ट्स में कंप्लीट करती है। पहले सेल अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करती है इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई जिसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और फिर सेल खुद को डिवाइड करती है यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के दौरान सेल बहुत सारे ड्रामे करती है जिसको हमने चार फेजेस में डिवाइड किया: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अगर लास्ट सेशन मिस हो गया तो पहले उसे देख लो, उसके बाद ही आज का सेशन समझ में आएगा। तो अब हम प्रोफेज को डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोफेज में बेसिकली क्या क्या इवेंट्स हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर साल सेल डिवीजन से एक क्वेश्चन, मतलब दो से तीन क्वेश्चंस पक्के हैं, उसमें से भी माइटोसिस से एक मियोसिस से इस तरह डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को हर एक फेज को ढंग से समझना है। चलिए देखते हैं प्रोफेज में क्या हुआ भाई। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। लो, एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया। अगर तुमसे पूछें कि सेल साइकिल की फर्स्ट स्टेज बताओ तब तो G1 फेज। अगर तुमसे पूछें कि माइटोसिस की फर्स्ट फेज बताओ तो प्रोफेज, और अगर कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज पूछें तो भी प्रोफेज, क्योंकि माइटोसिस में पहले कैरियोकाइनेसिस ही हो रहा है। ओके, तो प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस और यू में से कैरियोकाइनेसिस फॉलोज द SNG2 फेज। देखो यहाँ पे फॉलोड बाय नहीं है। बहुत बार मैंने देखा है बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस में भी दिक्कत आती है कि जैसे अगर आपसे पूछ रहे हैं कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो ये बात तो सही है क्योंकि कैरियोकाइनेसिस को कौन फॉलो कर रहा है? साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोकाइनेसिस बाद में होगा। बट यहाँ फॉलोड बाय नहीं लिखा, यहाँ कहा है प्रोफेज फॉलोज द SNG2 फेज, यानी प्रोफेज S और G2 के बाद में होती है। सेल साइकिल पढ़ा था ना हमने, तो उसमें कहां पर हुई थी प्रोफेज? पहले G1 S G2 फिर प्रोफेज। तो प्रोफेज किसको फॉलो कर रही है? SNG2 को। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हैं SNG2 इज फॉलोड बाय प्रोफेज, तो वो भी सही है। क्लियर? देन नाउ ऑफ इंटरफेज इन द SNG2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। पहले ही DNA रेप्लिकेशन कर चुका है, बस अभी तक वो सब एक दूसरे में उलझे हुए थे, हमें दिख नहीं रहे थे क्रोमोसोम्स क्लियरली। तो अब क्या हुआ? यहाँ पे लिखा है दे आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। क्लियर? सो प्रोफेज इज मार्क्ड, हाईलाइट करो इस पॉइंट को, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटीरियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत कंफ्यूजन होता है, दो ऑप्शंस आते हैं कि भाई प्रोफेज में कंडेंस होते हैं कि डीकंडेंस होते हैं। तो अब यहाँ पर होता क्या है, देखो कंफ्यूजन क्यों होता है मैं तुम्हें बताती हूँ कि प्रोफेज में हमने पढ़ा, प्रोफेज से पहले बेसिकली अगर हम देखें तो सारे क्रोमोसोम्स ऐसे उलझे हुए थे, क्रोमैटिन नेटवर्क बना हुआ था। अब नॉर्मली हम जब कहीं भी केमिस्ट्री में या कहीं भी कंडेंस पढ़ते हैं तो कंडेंस का मतलब होता है चीज़ों का पास पास आ जाना। ओके, तो आप लोगों को क्या लगता है कि यार प्रोफेज में तो क्रोमोसोम सुलझ रहे हैं ना, दूर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, तो कंडेंस क्यों बोल रहे हैं? कंडेंस तो टेलोफेज को बोलना चाहिए। नहीं, कंडेंसेशन का मतलब यहाँ पर है हर क्रोमोसोम अपने आप को कंडेंस कर रहा है। मैंने आपको कल भी लास्ट सेशन में भी एग्जांपल दिया था कि यूं समझ लो बहुत सारे सांप एक दूसरे में उलझे हुए हैं और हर सांप सुलझना चाहता है, तो क्या होगा? या बहुत सारे धागे उलझे हुए हैं, तुम उन धागों को सुलझाना चाहते हो तो कोई भी एक धागे का छोर मिल जाएगा तो उसको किसी भी बेस पर लपेटने लगोगे तो वो धागा अलग हो गया, फिर दूसरा थ्रेड लपेटने लगे तो वो अलग हो गया। तो ये जो तुम लपेट रहे हो, ये जो तुम सुलझा रहे हो, इस दौरान क्या करा तुमने? उस उलझे हुए धागे को कंडेंस कर लिया। तो कंडेंसेशन का मतलब, इसमें आपको ऐसे याद नहीं रखना कि सारे क्रोमोसोम उलझ गए, नहीं, कंडेंसेशन का मतलब यहाँ सबके पास पास आने से नहीं है, यहाँ पे हर क्रोमोसोम का कंडेंस होना है। समझ गए बात? हर क्रोमोसोम खुद को क्या करेगा? दूसरे क्रोमोसोम से अलग कर लेगा। तो कंडेंसेशन कहाँ होगा? प्रोफेज में। और जब टेलोफेज आएगी ना, जब सारे क्रोमोसोम वापस उलझ जाएंगे, तो उलझने को क्या कहते हैं? ये जो आपने अपनी फिंगर पे धागे लपेट रखे हैं ना, इन सबको खोल के न्यूक्लियस में पटक दो, यानी इन सबको वापस टैंगल्ड कर दो, उलझा दो, वापस से इनका डीकंडेंसेशन कर दो। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि प्रोफेज में तो क्या हुआ? प्रोफेज में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हुआ है, देयर इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, जबकि टेलोफेज में क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन हुआ है, क्रोमोसोम्स वापस से उलझ गए हैं। डीकंडेंसेशन का मतलब टैंगलिंग, उलझना, और कंडेंसेशन का मतलब अनटैंगलिंग, सुलझना। इस कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
आगे बढ़े। नाउ आगे क्या लिखा है भाई, तो ये हो गया। नाउ द क्रोमोसोमल मटीरियल बिकम अनटैंगल्ड यानी सुलझना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन, तो एक मेजर इवेंट तो प्रोफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम सुलझ रहे हैं, ये तो एक मेजर इवेंट हो गया। दूसरा मेजर इवेंट क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रियोल थे, अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल ने खुद को डुप्लीकेट किया था, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे। सेंट्रियोल को ही तो सेंट्रोसोम बोलते हैं, सेल चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। देखो कितना कंफ्यूजिंग टर्म्स है ना, सेंट्रियोल, जबकि क्रोमोसोम के सेंटर में जो होता है वो सेंट्रोमियर, बहुत मिलते जुलते वर्ड्स हैं। नीट में यही तो खेल है बच्चों सारा, कि पढ़ते तो हम सब कुछ है, अच्छे से समझ भी हमें आ जाता है, बट जब वो 4 ऑप्शन सामने होते हैं ना और वो उलझे हुए होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि कौन सी टर्म क्या है, तो वहीं पर सारी सिली मिस्टेक कर बैठते हैं। हमें लगता है यार हमने तो अच्छे से चैप्टर पढ़ा था, फिर भी हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। उसका कारण है आपने टर्म पे ध्यान नहीं दिया, आपने अपने ब्रेन को सिखाया नहीं कि ये वर्ड क्या है। उसी टाइम पर कंफ्यूजन यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए कि यार तुरंत दिमाग में आना चाहिए इससे मिलते जुलते कितने वर्ड्स हैं, कि जैसे सेंट्रोमियर भी है, सेंट्रियोल भी है, सेंट्रोसोम भी है, तो वहीं पर आपके दिमाग में आपको तीनों का मीनिंग पता है। अगर पता है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं पता है तो उठाकर देखो कि कौन सा वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था और वो क्या कहता है। ठीक है, चलो कभी कभी थोड़ी ज्ञान की बातें भी ज़रूरी है ना, वरना सिर्फ पढ़ते ही रहोगे तो कुछ काम नहीं चलेगा। तो देखें आगे। नाउ तो सेकंड मेजर इवेंट क्या हुआ, सेंट्रोसोम यानी कि सेंट्रियोल, एक ही बात है, विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। कब हुआ था ये डुप्लीकेशन, एस फेज में। नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, यानी सेकेंड मेजर इवेंट हाईलाइट करेंगे हम। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंट्रियोल का मूवमेंट हो रहा है ऑपोजिट पोल्स की तरफ, क्योंकि वो 2 टीम बनेंगी ना जिनको खींचना है क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ। ठीक है, सो द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज इज मार्क्ड बाय, जब प्रोफेज कंप्लीट होने पर आएगी, यहाँ पे क्या किया गया, देखो आपकी एनसीईआरटी में प्रोफेज के 2 डायग्राम है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। तो प्रोफेज की शुरुआत में तो क्या हुआ, शुरुआत में क्रोमोसोम सुलझने लगे और सेंट्रियोल मूव करने लगे। अब जब कंप्लीशन की तरफ जा रही है प्रोफेज, तो फाइनली क्या क्या दिखेगा आपको उसमें, देखें जरा। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो गए हैं क्रोमोसोम, एग्जैक्टली इस तरह के दिखने लग गए हैं। देखो दोनों में फर्क है, ऊपर नीचे। देन क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स अटैच्ड टू ईच अदर। हर क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स दिखेंगे आपको, 2 क्रोमैटिड्स। यानी अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो अगर हमारी एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो क्रोमैटिड्स कितने होते हैं, 92। ठीक है, और लेकिन आपको क्रोमोसोम अभी भी 46 ही करने हैं, क्योंकि 2 क्रोमैटिड आपस में चिपके हुए हैं। ठीक है, कहाँ चिपके हुए हैं, कहाँ अटैच हैं एक दूसरे से, सेंट्रोमियर पे। देखो मिलते जुलते वर्ड आ रहे हैं ना, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। देन सेंट्रोसोम जो कि डुप्लीकेट हुआ था इंटरफेज में, बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल, सेम इवेंट दोबारा लिख दिया। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर बच्चों एस्टर, एस्टर वर्ड आता है रेज के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि सेंट्रियोल जो है उससे कुछ रेज निकल रही हैं। मैंने आपको डायग्राम में बताया था, आपकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम है ना उसमें ये पार्ट मिसिंग है, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला ना कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, बट आप एक बार को इसको एनिमल सेल मान के इस चीज़ को ड्रॉ कर लो तो फायदे में रहोगे। यहाँ पर ये प्रोफेज में क्या हुआ, ये सेंट्रियोल है मान लो 2, इन्होंने एक दूसरे से दूर मूव करना शुरू कर दिया। और लेट प्रोफेज में क्या हुआ, इसको हम यहीं ले लेते हैं ना, रुको डायग्राम को, डायग्राम तो हम पहले ही बना चुके हैं, मैंने इसीलिए स्पेस छोड़ा था। तो ये सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल का जो पेयर है वो मूव करना शुरू कर दिया था, और लेट प्रोफेज आते आते ये सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल पे पहुंच चुके होंगे, और इनके चारों तरफ आपको कुछ इस तरह का अरेंजमेंट दिखेगा, लाइक दिस। इसको कहते हैं एस्टर। और ये रेस क्या है, सेंट्रियोल के चारों तरफ ये छोटे छोटे क्या बनाए हैं मैंने, दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स, दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एस्टर वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर दो। क्या है एस्टर, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर्स। ठीक, एस्टर कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं इसको। द 2 एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक एपरेटस। इस वर्ड को हाईलाइट करो। माइटोटिक एपरेटस किसको कहते हैं बच्चों, ये जो 2 एस्टर्स हैं दोनों पोल पे, इनके साथ स्पिंडल फाइबर्स भी बनने शुरू हो गए हैं। यानी यहाँ पर आप लोग क्या करो,
थोड़े से छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे से स्पिंडल फाइबर्स बना दो। बाकी तो मेटाफेज में बनेंगे ये मेनली, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स भी किसके बने होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स बनने की शुरुआत हुई है अभी सिर्फ। स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल एपरेटस लिख देती हूँ मैं, ठीक है, फाइबर्स की जगह। स्पिंडल एपरेटस, स्पिंडल एपरेटस बिगिन टू फॉर्म, बना नहीं है पूरा, सिर्फ बनना शुरू हुआ है। और स्पिंडल एपरेटस किसका बना है? सेंट्रियोल और उनकी माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? देन सो फाइनली एट द एंड ऑफ प्रोफेज आपको और क्या होगा भाई? ये तो सब हो ही गया, तो इसमें एक थर्ड इवेंट और ऐड कर दूं क्या मैं यहाँ पर? इसको थर्ड इवेंट मान लूं? फर्स्ट इवेंट हमने माना था कंडेंसेशन को, जो यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है। सेकेंड इवेंट हमने माना था सेंट्रियोल्स के ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने को। और फाइनली अब उनमें एस्टर कॉम्प्लेक्स बन गया और थोड़े थोड़े स्पिंडल फाइबर बनने शुरू हो गए, तो माइटोटिक एपरेटस बन गया। इसे आप स्पिंडल एपरेटस भी कह सकते हो, एक ही बात है, स्पिंडल एपरेटस। और बिल्कुल एंड ऑफ प्रोफेज पे अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप से देखेंगे, व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप, तो हमें क्या क्या नहीं दिखेगा सेल में? वो कौन कौन सी चीजें हैं जो डिसअपियर हो चुकी होंगी? इट डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप तो हटाना ही है, बैरियर खोलना ही है, न्यूक्लियोलस की जरूरत नहीं है। ER और GB जब टग ऑफ वॉर गेम खेलेंगे तो रास्ते में दिक्कत करते, इसलिए उनको भी डिसअपियर कर दिया। तो रटना नहीं है, चारों चीजें सिंपली डिसअपियर करवा देनी है लेट प्रोफेज में। दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पर क्या किया था? यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई है, लेकिन यहाँ पर देखो कैसे दिखाई है? डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इन्होंने लेट प्रोफेज में बच्चों बिल्कुल गायब नहीं की, हल्की हल्की आपको अभी भी दिखाई है। आपको ध्यान है, मैंने लास्ट सेशन में आपको एक पॉइंट बताया था NCERT का ही, कि देयर इज नो क्लियर कट डिमार्केशन, इट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। मतलब ये कि एक तरफ प्रोफेज एंड हो रही है और दूसरी तरफ मेटाफेज शुरू भी हो गई है, तो आप क्लियर कट नहीं बता सकते कि दिस इज द एंड ऑफ प्रोफेज एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज, क्योंकि देखो NCERT में खुद लिखा है, एंड ऑफ प्रोफेज में लिखा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है, और मेटाफेज में क्या लिखा हुआ है? एक पॉइंट है, हाईलाइट कर दो मेटाफेज में, कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर इट इज, जस्ट अ मिनट, condensation of chromosome is completed, hence the chromosome, the complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis. कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन को ही मेटाफेज की बिगिनिंग कहा गया है, और एक तरह से वहां भी हमने कहा कि लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होता है अलग अलग फेजेस में, ठीक। तो अब मेटाफेज की शुरुआत कर दें। प्रोफेज एकदम क्लियर हो गई, चारों इवेंट अच्छे से पक्के से याद रहेंगे। चाहे आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, जो 11th के बच्चे उनको तो सब्जेक्टिव एग्जाम भी देना होगा, तो अगर डिस्क्राइब करने के लिए आ जाए प्रोफेज तो चारों पॉइंट्स लिख दोगे, डायग्राम बना दोगे जो कल सिखाया था, इसमें लेबलिंग कर देना डायग्राम में, ठीक है। चलो भाई, अब आ जाओ मेटाफेज पे। मेटाफेज में वेरी फर्स्ट लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। नाउ इसका मतलब मेटाफेज शुरू होते ही क्रोमोसोम अब न्यूक्लियस में नहीं रहे, अब क्रोमोसोम कहाँ आ गए हैं? दे आर स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्या कुछ ऐसी कंडीशन होगी? ये देखो, ये डायग्राम किसका है? अब यहाँ पर अर्ली मेटाफेज ना लिखकर इन्होंने लिख दिया ट्रांजिशन टू मेटाफेज। बात तो वही है, यानी प्रोफेज से मेटाफेज आ रही है। और क्रोमोसोम्स देखो, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी ना बनाई है यहाँ पर, क्रोमोसोम बिखर गए हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और साथ साथ में क्या दिख रहा है आपको? हर क्रोमोसोम से ये कुछ रस्सियां अटैच हुई दिख रही हैं, ये हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये जो रस्सियां आपको दिख रही हैं, दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स। यानी प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू हुए थे, मेटाफेज में कंप्लीट बन चुके हैं और अपने अपने क्रोमोसोम से अटैच भी हो चुके हैं। कैसे हो रहा है ये अटैचमेंट? यहीं पर ध्यान से देख लो। अगर ये एक क्रोमोसोम है, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, मान लो इस वाले को, तो ये क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड है, इसी सेंट्रोमियर पर दूसरा क्रोमेटिड अटैच रहता है, पढ़ा था हमने, है ना। सेंट्रोमियर है ये। काइनेटोकोर बताया था क्या मैंने आपको, कि सेंट्रोमियर के लेटरल साइड पर 2 काइनेटोकोर होते हैं। हर क्रोमेटिड का अपना अपना काइनेटोकोर होता है। सेंट्रोमियर तो कॉमन पॉइंट है, लेकिन काइनेटोकोर बाकायदा डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, तो ये काइनेटोकोर है। तो जो स्पिंडल फाइबर्स आएंगे ना बच्चों, वो कहाँ अटैच होंगे? देखो,
सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होंगे। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर स्पिंडल फाइबर? डू रिमेंबर इट इज द काइनेटोकोर। ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर हैं वो कहाँ जाकर अटैच होते हैं? बहुत बार आया है नीट में क्वेश्चन, दे अटैच टू काइनेटोकोर। What is kinetochore? Kinetochore is a disc shaped structure present at the lateral surface of centromere. Centromere की सरफेस पर होता है। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। ये जो येलो कलर का डॉट बनाया है मैंने सेंट्रल पॉइंट, ये तो सेंट्रोमियर है। डिस्क शेप स्ट्रक्चर काइनेटोकोर है और काइनेटोकोर से आकर स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। ठीक, क्लियर? देखो लिखा है क्या एनसीईआरटी में, बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, हमको देखना है कि सेल के पास कितने क्रोमोसोम है, काउंट करना है। एक तो क्लियरली इंटरफेज में कर सकते थे क्या? इंटरफेज में तो उलझे हुए थे। आप कहोगे मैम प्रोफेज में भी तो कर सकते थे। प्रोफेज में कर सकते थे, लेकिन प्रोफेज में भी बिल्कुल एंड ऑफ प्रोफेज पे जाकर कंप्लीट हुआ था कॉम्पैक्शन, और वो भी सबसे अच्छा कंप्लीट कब माना जाता है? अर्ली मेटाफेज में। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हाईलाइट करो कि by this stage condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope। बहुत अच्छे से क्लियरली दिखने लग जाते हैं ये, और इसीलिए what is the best phase to study morphology of chromosome? अगर हमें क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना है तो ध्यान रखना आंसर क्या होगा आपका? मेटाफेज। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी, क्या आंसर होगा? मेटाफेज। ठीक है, ना सिर्फ मॉर्फोलॉजी बल्कि मेटाफेज में आप क्रोमोसोम्स का साइज, उनका नंबर, सब कुछ इजीली स्टडी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द बेस्ट फेज टू स्टडी न्यूक्लियस, तो यहाँ पर न्यूक्लियस दिख रहा है क्या? न्यूक्लियस के लिए थी इंटरफेज, क्रोमोसोम्स के लिए है मेटाफेज। ओके, तो कंप्लीट कॉम्पैक्शन हो चुका है, कंप्लीट कंडेंसेशन हो चुका है। नाउ एट दिस स्टेज मेटाफेजिक क्रोमोसोम कैसा दिखेगा आपको? एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखेंगे, बट ऑब्वियस दोनों एक दूसरे की बिल्कुल आइडेंटिकल है, सीता गीता वाली कहानी है, बिल्कुल उसी की रेप्लिका है। ओके, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। दोनों कहाँ अटैच हो रखे हैं? सेंट्रोमियर पे। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, देखो अब क्लियरली लिखा है, हाईलाइट करना इस पॉइंट को। काइनेटोकोर क्या है? स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की सरफेस पर आर कॉल्ड काइनेटोकोर एंड दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, क्लियर? टू द क्रोमोसोम दैट आर, अच्छा पहले यहाँ तक समझ में आया, क्रोमोसोम से अटैच हो गए। अब ये अटैच होके क्या करते हैं? देखो अगेन डायग्राम को ध्यान से, इन्होंने अटैच होके सीधा क्रोमोसोम्स को खींचना शुरू कर दिया क्या पोल पे? नहीं, अभी क्रोमोसोम बिखरे हुए हैं बच्चों, अभी अलाइंड नहीं है सेंटर में। मेटाफेज का मेन पर्पस क्या है? क्रोमोसोम्स को सेंटर में अलाइन करना, जिससे इक्वल टुकड़े हो सकें। पता लगा अभी ये इधर उधर बिखरे हुए हैं, अभी खींचना शुरू कर देते, ये पूरा का पूरा पास है तो इधर चला जाता, ये इसके पास है तो पूरा इधर आ जाता। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता क्रोमोसोम्स का? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरी है क्रोमोसोम्स को सेंटर पे लाना, और इसलिए स्पिंडल फाइबर्स जब क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं तो वो दो बार क्रोमोसोम्स को खींचेंगे। एक बार तो एनाफेज में पोल्स की तरफ खींचेंगे, पहले मेटाफेज में धक्का देंगे, कोई खींचेगा कोई धक्का देगा, और इस तरह का करेंगे कि सारे क्रोमोसोम सेंटर पे आ जाएं। तो यहाँ क्या लिखा है देखो एनसीईआरटी में कि दे मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। ये जो काइनेटोकोर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स हैं, वो क्या करेंगे? क्रोमोसोम्स को सेंटर ऑफ द सेल पे ले आएंगे। हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मेटाफेज को किससे कैरेक्टराइज करते हैं? मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग लाई एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर आ गए हैं, जैसे अर्थ का इक्वेटर होता है वैसे ये सेल का इक्वेटर है। सेल को ऐसे 3D में इमेजिन करो, ग्लोब की तरह ही तो है। तो जो भी उसका सेंट्रल प्लेन है, इक्वेटर है, वहां पर सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, देन ऐसे नहीं 2D में नहीं कि ऐसे एक लाइन का मतलब जैसे आप प्रेयर में लाइन लगाते हो, वो नहीं। अगर सेल ऐसे 3D में है तो इक्वेटर का मतलब ये वाला पूरा पार्ट, तो बिल्कुल सेंटर में क्रोमोसोम एक ही लाइन में, एक ही उस पे कंसेंट्रिकली अरेंज, मतलब कंसेंट्रिकली भी मत बोलो आप, तो प्लेट ही बोल दो उनको। ठीक है, इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे, और इस इक्वेटर को बोलते हैं बच्चों मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? मेटाफेजिक प्लेट। ये लिखा हुआ तो आप डायग्राम में ऐड कर दो। ये जैसे ही
ये धक्का देंगे स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को, तो क्या बन जाएगी क्रोमोसोम्स की सेंटर में? मेटाफेजिक प्लेट, या मैं इसको इक्वेटोरियल प्लेट कह सकती हूँ, इक्वेटोरियल प्लेट, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेट। एक ही बात है। कब बनी ये? मेटाफेज में। देन और क्या हुआ? और देखो यहाँ पर आपको क्या बताया है कि ये जो अटैचमेंट हुआ वो कैसे हुआ? विद वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम ऑपोजिट पोल। कंफ्यूज होगा कितनी कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन है? कुछ नहीं लिखा इस लाइन में, सिंपली ये लिखा है कि अगर ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, तो एक क्रोमेटिड अपने काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर के थ्रू किसी एक पोल पर अटैच होगा, और दूसरा क्रोमेटिड जो है, ये रहा दूसरा क्रोमेटिड, ये अपने काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर के थ्रू दूसरे पोल से अटैच होगा। बहुत ही स्पेसिफिक अटैचमेंट होगा ये। हर क्रोमोसोम दोनों पोल्स से अटैच है। दोनों टीम्स को बराबर चांस दिया जाएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट बीच में है, दोनों इक्वल फोर्स लगा के उसको अपनी अपनी तरफ खींचो। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स कितने होंगे जो कि क्रोमोसोम से अटैच हैं, तो वो जस्ट डबल होंगे, क्योंकि हर क्रोमोसोम अब स्पिंडल फाइबर से एक पोल और दूसरे पोल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट एज इट इज कुछ आ जाए इससे क्वेश्चन बना के, तो कंफ्यूज मत होना। वन सिस्टर क्रोमेटिड अटैच विद वन पोल, another sister chromatid attached with another pole with the help of spindle fiber। कहाँ जुड़े हुए हैं? काइनेटोकोर पे। ठीक है, now the plane of alignment of the chromosome at metaphase is called metaphasic plate। so what are the key features? अगर हम समराइज करें तो क्या हुआ यहाँ पर? देखें, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर, मेनली एक ये इवेंट हुआ। दूसरा, क्रोमोसोम्स को मूव किया गया, पोल्स की तरफ मूव मत करवा देना। मेटाफेज में तो कहाँ मूव किया है? सेंटर में। मूव्ड टू इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेजिक प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो मेटाफेज में बेसिकली देखा जाए तो ये वाले इवेंट तो प्रोफेज वाले थे ना, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ये तो वही कंटिन्यू हो रहे थे। तो मेन जो मेटाफेज के इवेंट हैं वो दो ही तो हुए। कौन से? एक तो काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर का अटैच होना, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर का अटैच होना, और सारे क्रोमोसोम्स को धक्का लगा के या खींच के जैसे भी करके सेंटर में अरेंज कर देना। दीज आर द इवेंट्स ऑफ मेटाफेज। ठीक है, क्लियर? नाउ अब एनाफेज पर आ जाएं क्या? तो एनाफेज में क्या हुआ भाई? देखें, एनाफेज में लिखा है एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, जैसे ही एनाफेज शुरू हुई, ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेजिक प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली। दोनों टीम्स ने बराबर फोर्स लगाना शुरू किया, टग ऑफ वॉर गेम शुरू हो गया। एनाफेज इज द स्टेज जब टग ऑफ वॉर गेम होता है, और क्योंकि दोनों टीम्स बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर थी, रस्सियां भी बिल्कुल बराबर स्ट्रेंथ की थी, दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया, तो बीच वाले ऑब्जेक्ट के हो गए दो टुकड़े। एक टुकड़ा ये टीम ले जाएगी, एक टुकड़ा ये टीम ले जाएगी। ठीक है, यानी क्या हुआ? स्प्लिटिंग हो गई। कैसे हुई स्प्लिटिंग? एक तरह से अगर ये क्रोमोसोम था तो ये अपने काइनेटोकोर के साथ अलग हो गया, और दूसरा क्रोमेटिड अपने काइनेटोकोर के साथ अलग हो गया। ये स्पिंडल फाइबर इसे यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है। तो स्प्लिटिंग किसकी हुई बच्चों? जिस सेंटर पॉइंट पर ये अटैच थे उसकी स्प्लिटिंग हुई ना, यानी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई है यहाँ पर। क्लियर? और सेंट्रो यहाँ पे लिखा है, देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर देना। सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ है, और सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने से क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए हैं। तो अभी तक जिनको आप सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे थे, जब तक वो जुड़े हुए थे, अब मैं इनको डॉटर क्रोमेटिड्स कह सकती हूँ क्या? क्योंकि अब ये दोनों डॉटर सेल्स, डॉटर न्यूक्लियाई बनाने वाले हैं। ओके, तो नाउ दे आर रेफर्ड एज डॉटर, नाउ दे आर रेफर्ड एज टू डॉटर क्रोमेटिड्स, एंड यही डॉटर क्रोमेटिड आगे जाकर क्रोमोसोम बनेंगे क्या? इन्हीं को तो आप क्रोमोसोम कह दोगे ना। कोई फर्क थोड़ा है क्रोमेटिड और क्रोमोसोम में? बताओ, कोई फर्क है क्या? सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था, यही तो क्रोमोसोम है। बस जब तक इसने अपनी रेप्लिका कर रखी थी, दोनों एक दूसरे से अटैच थे, तो आप कह रहे थे कि एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड होते हैं। जैसे ही दोनों अलग हो गए तो आपने क्या कहा कि अब एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिड है। फर्क पड़ रहा है क्या इस बात से कोई? दोनों बिल्कुल टू कॉपी हैं, इंफॉर्मेशन कुछ स्प्लिट नहीं हुई है, सेम इंफॉर्मेशन थी दोनों के पास। उन्होंने एक्स्ट्रा कॉपी बना के रखी थी क्योंकि उन्हें पता था आगे हमको इस कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ गई बात? तो
यही जो डॉटर क्रोमेटिड्स हैं दे विल रेफर्ड एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। ये आ जाएगा एज इट इज स्टेटमेंट, तो गलत मत कर देना, कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, डॉटर क्रोमेटिड सेपरेट एंड दे आर रेफर्ड एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में बताया था बहुत ही अच्छे से कि ये दोनों अलग हो गए और फिर टेलोफेज में दो डॉटर न्यूक्लिया बनेंगे, ये इन्हीं के क्रोमोसोम हैं। ठीक है, आगे क्या हुआ भाई, देखें आगे क्या लिखा हुआ है। नाउ हाँ, अब ये अलग तो हो गए लेकिन इनको बिल्कुल पोल्स पे पहुंचाना है ना, तो इनको पोल्स पे पहुंचाने के लिए इन स्पिंडल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सिकुड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दे बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। अब ये माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। मेटाफेज में सब सेंटर पे आए थे, एनाफेज में सब पोल्स की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इनकी रस्सियां इनको खींच रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये मूव करते हैं पोल्स की तरफ तो किस तरह से मूव करते हैं, कैसे दिखते हैं। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमेटिड को खींच रहा है, ये इस क्रोमेटिड को खींच रहा है, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स हैं। मुझे एक बात बताओ कि ये ऐसे था, ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर था उसने यहाँ से पकड़ रखा था इसको सेंट्रोमियर के साथ जो काइनेटोकोर है। तो अगर मान लो एक हैंकी बिछा दूं मैं सेंटर में और उसको सेंटर से पकड़ के उठाऊं तो पहले एंड्स ऊपर आएंगे या पहले सेंटर ऊपर आएगा? पहले सेंटर ही ऊपर आएगा। जिस पॉइंट को मैं खींच रही हूं पहले वही तो पॉइंट आएगा। हैंकी ऐसे लटक जाएगा ना, एंड्स तो नीचे और जिस तरफ मैं खींच रही हूं सेंटर उसी तरफ। तो अगर इस क्रोमोसोम को इस पोल पे खींचा जा रहा है, कहां से? सेंटर से, तो इसका जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है वो किस तरफ होगा? पोल की तरफ। और जो इसकी दो आर्म्स है वो किस तरफ होंगी? सेंटर की तरफ। जो इसका ऑपोजिट वाला था ऐसे है वो, अगर स्पिंडल फाइबर इसे खींच रहा है तो क्या होगा? इस तरफ खींच रहा है, तो जिस पॉइंट को खींचा जा रहा है वही पॉइंट तो पोल की तरफ होगा ना। यानी सेंट्रोमियर किस तरफ है? पोल की तरफ। और आर्म्स किस तरफ हैं? सेंटर की तरफ। तो आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा है, हाईलाइट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एज ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, जब वो इक्वेटोरियल प्लेट से दूर जा रहे हैं, या यूं कह लो मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, एक ही बात है, अवे फ्रॉम इक्वेटर या टुवर्ड्स द पोल, एक ही बात है। तो क्या होगा? सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डायरेक्टेड टुवर्ड पोल। सेंट्रोमियर की डायरेक्शन किस तरफ होगी? पोल की तरफ होगी। ठीक है, पहले हम इसी को कर लेते हैं, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल एंड हेंस एट द लीडिंग एज। लीड कौन कर रहा है? जिसको खींचा जा रहा है, यानी सेंट्रोमियर लीड कर रहा है पोल्स की तरफ जाने के लिए। विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। ट्रेलिंग बिहाइंड यानी आर्म्स पीछे रह गई। बात समझ में आ गई ना आपको? यानी जब ये क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं तो अगर ये सेंटर है तो ये ऐसे मूव कर रहे हैं कि जो सेंट्रोमियर है वो लीड करेगा, वो रहेगा पोल की तरफ। ठीक है, और जो आर्म्स हैं वो आर्म्स जो हैं वो पीछे पीछे आएंगी। किसके पीछे आएंगी? इसके पीछे। ठीक है, ठीक है, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। डन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस लाइन में? उल्टा भी लिख देंगे एक स्टेटमेंट कि भाई सेंट्रोमियर ट्रेलिंग बिहाइंड एंड आर्म्स आर द लीडिंग एज। नहीं, आर्म्स को पकड़ के खींचते, अगर दोनों आर्म्स को स्पिंडल पकड़ के खींचता, मैं हैंकी के एंड्स पकड़ के उठाऊं तो आर्म्स पहले आती और सेंटर बाद में आता। जिस तरह से उठा रहे हो वही तरफ तो पहले आएगा। ठीक है, तो जो सेंट्रोमियर है वो किस तरफ रहता है? वो पोल की तरफ रहता है और वो लीड करता है और आर्म्स उसके पीछे पीछे आती है। ठीक है, किस तरफ रहती है? सेंटर की तरफ रहती है। उनकी डायरेक्शन मतलब जा तो इधर ही रही है बट आर्म्स झुकी हुई किस तरफ है? सेंटर की तरफ। क्लियर? सो एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अगेन वही सेम दो इवेंट्स हो गए एनाफेज में भी। कौन कौन से? सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग से क्रोमेटिड सेपरेट हो गए और इन क्रोमेटिड्स ने मूव करना शुरू कर दिया, कहाँ? ऑपोजिट पोल्स की तरफ। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, एक एडिशनल पॉइंट है, अगर तुम जस्ट जानना चाहो तो। हमने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़े थे क्या? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। तो जब ये क्रोमेटिड्स मूव करते हैं ना बच्चों, तो उस वक्त डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम है, उसके बेसिस पर ये कुछ लेटर्स की शेप बनाते हैं।
अगर मेटासेंट्रिक है तो देखो क्रोमेटिड बीच में से खिंच रहा है तो दोनों आर्म्स इक्वल है, वी शेप दिखेगी आपको। अगर सब मेटासेंट्रिक है तो जनरली एल शेप दिखती है, जब ये सेंट्रोमियर खिंचता है तो एक आर्म बड़ी एक आर्म छोटी। अगर एक्रोसेंट्रिक है तो जे शेप दिखती है, एक आर्म बहुत लंबी एक आर्म बहुत छोटी। और अगर टेलोसेंट्रिक है तो आई शेप दिखती है। तो जब ये क्रोमेटिड्स मूव करते हैं तो 4 अल्फाबेटिक लेटर्स की शेप नजर आती है VLJI, जो कि डिपेंड करता है सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है उसके बेसिस पर। एडिशनल है, पूछने के चांसेस कम है, बट इजी सा पॉइंट था। ठीक है, एनाफेज हो गई कंप्लीट, फटाफट टेलोफेज को कंप्लीट कर दें, आज का सेशन फिर एंड करते हैं। तो टेलोफेज में क्या हुआ देखो, टेलोफेज में लिखा है एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो तुमसे पूछ लेंगे व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, टेलोफेज, बट ऑब्वियस कैरियोकाइनेसिस की फाइनल स्टेज पूछी है ना, एम की नहीं पूछी, एम फेज की तो साइटोकाइनेसिस आएगी। ठीक है, दैट इज टेलोफेज। द क्रोमोसोम्स हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स। क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स पे पहुंच चुके हैं, ओके, डीकंडेंस होंगे एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। वापस से क्या बन जाएगा, क्रोमैटिन नेटवर्क बन जाएगा। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द 2 पोल्स। यानी अब आपको वापस से क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, ये देखो ये रहा टेलोफेज का डायग्राम, दिखाया नहीं इन्होंने, सीधा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखा दी। इसके अंदर सारे क्रोमोसोम उलझे हुए दिखेंगे। आप डिस्टिंक्ट ही नहीं कर सकते कि कितने क्रोमोसोम है, काउंट वाउंट कुछ नहीं कर सकते। वापस से क्रोमैटिन नेटवर्क बन जाएगा, वापस से क्रोमैटिन नेटवर्क बन जाएगा। अब इसको कंडेंसेशन मत कह देना, मैंने कहा ना बहुत कंफ्यूजन होता है नीट में, आप सोचते हो हाँ भाई सब पास पास आ गए, नहीं। यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि जो क्रोमोसोम कंडेंस हो रखे थे ना वो सब खुल गए, उनके सबके धागे बिल्कुल लूज हो गए, तो लूज होते ही उलझ गए, यानी डीकंडेंसेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर डीकंडेंसेशन हो गया। इसके की इवेंट्स को यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है नीचे, हम पढ़ लेते हैं। पहला, क्रोमोसोम्स क्लस्टर, वहां पे अनटैंगलिंग हुई थी, यहाँ पे वापस क्लस्टर हो गए एट ऑपोजिट पोल एंड लूज देयर आइडेंटिटी टू फॉर्म क्रोमैटिन नेटवर्क। तो वापस से क्या बन गया, क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या कहोगे आप इसको, डीकंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन। ठीक है, टैंगलिंग, उलझा दो वापस से, टैंगल्ड कर दो सबको, क्लियर। दूसरा, जो चीजें वहां हुई थी ना वो सब यहां रिवर्स कर दो बच्चों। टेलोफेज को कहा जाता है इट इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। क्या क्या गायब हुआ था वहां पे, 4 चीजें गायब हुई थी, चारों को सेल दोबारा बना लेगी, सेल की मर्जी, अब उसको चाहिए तो दोबारा बना लेगी। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, जीबी एंड ईआर। नीट में एज इट इज क्वेश्चन आया था एक ईयर में, आइडेंटिफाई करनी थी आपको फेज, शायद 2013 में था, तो ये वाला डायग्राम था टेलोफेज और उसमें क्या इवेंट होते हैं, तो न्यूक्लियोलस, जीबी एंड ईआर रीफॉर्म्स। ठीक है, क्लियर। एंड प्लस एक चीज और यहाँ पर ऐड कर लेना, इस फेज में एक और इवेंट भी तो हुआ है, इसमें लिखा नहीं होगा मे बी, कि जो स्पिंडल एपरेटस था वो डिसॉल्व हो जाएगा। अब जरूरत है क्या स्पिंडल एपरेटस की, तो स्पिंडल एपरेटस डिसॉल्व, सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स वापस से फैल जाएंगे अलग अलग जगह, अब रस्सियों की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो बस वहां पर 4 इवेंट थे ना, सेंट्रियोल ने मूव किया था ऑपोजिट पोल पर, तो उसका तो कुछ रिवर्स करना नहीं हो, तो अपनी अपनी जगह पर ही पड़े रहेंगे। ठीक है, टेलोफेज हो गई खत्म। तो इस तरह से सेल ने अपना क्या किया, कैरियोकाइनेसिस की फॉर्म में अपने आप को, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया 2 डॉटर न्यूक्लियाई में। अभी एक सेल में क्या दिख रहे हैं आपको, 2 डॉटर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। अब बस फाइनली साइटोकाइनेसिस में सेल खुद को भी डिवाइड कर लेगी, बट ये कैसे होता है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इस माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, वरना आज का बहुत लंबा हो जाएगा, फिर तुम कहोगे कि मैम ज़्यादा ही लंबा हो गया, फिर हमें टाइम नहीं मिला। ठीक है, तो ये सब जो आज चारों फेजेस बताइए एक बार आज के आज ही रिवाइज कर लेना, अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना, ये कॉन्सेप्ट आपके एंड तक काम आने वाले हैं। ओके, चलो गुड।